तो यार हम लोग इस चैप्टर में आवेश पढ़ रहे हैं कब से, है ना। तो आवेश का पता किसने लगाया था? थेल्स ने। आवेश का पता किसने लगाया था? थेल्स ने। क्या इस्तेमाल किया था वो? अंबर को रगड़ रहा था किसी ऊनी कपड़े में, तो उसमें चिपकने का गुण आ गया। छोटी छोटी चीज़ों को वो क्या कर रहा था? आकर्षित कर रहा था। ठीक है। अच्छा, बाद में इसका नाम इलेक्ट्रिक भी पड़ा। आवेश को इलेक्ट्रिक भी कहते हैं। यदि कहीं पर इलेक्ट्रिक शब्द आया, इसका मतलब उसके अंदर क्या है? आवेश है। इलेक्ट्रिक शब्द किसने दिया? थॉमस ब्राउन। ये कुछ नाम याद रखना है, अक्सर पूछे जाते हैं, है ना। अब आवेश कितने प्रकार के होते हैं ये कैसे जाने हम? तो पता लगा कि आवेश जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे पता लगा? तो सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ऐसे, जैसे मौसम अभी ख़राब है वैसे ही मौसम में पतंग उड़ा रहे थे और उस पतंग में रेशम बांधे हुए थे। तो जब बिजली कड़की, कहना चाहिए, जब बिजली गिरने वाली थी इधर उधर कहीं भी, तो उनको थोड़ा सा झटका लगा और वो गिर गए। लेकिन वो मरे नहीं। कुछ देर बाद उनको होश आया, छोटी उम्र में ही थे। ठीक। और बाद में फिर वो प्रैक्टिकल करने लगे, यार कि कुछ तो था इसके भीतर, ये क्या था, है ना। तब तक आवेश की बात जो है कुछ चल रही थी। माने थेल्स भी किया, थॉमस ब्राउन भी किया, इसके बाद क्या बेंजामिन फ्रैंकलिन आए, तो उन्होंने प्रयोग करना चालू कर दिया। तो क्या किया कि सबसे पहले उसने कांच की छड़ लिया। कितनी छड़ लिए? 2। इस तरह कांच की क्या ले लिए? छड़। ये जो पेन जैसे है उसको हम क्या बोलते हैं? कांच की छड़ है। और रेशम लिया। रेशम के टुकड़े में उस कांच की छड़ को क्या करता है? रगड़ता है। कितनी कांच की छड़ लिया था? 2। तो एक को क्या करता है? ऐसे धागे से उसको लटका देता है रगड़ने के बाद, और दूसरे वाले जो कांच की छड़ है उसको उसके पास ले जाता है। तो जैसे ही पास ले जाता है वो क्या हो रही थी? दूर भाग रही थी। मेरी बात समझ में आ गई? थोड़ा एक पिन और आने दो। ये जैसे है, ये भी कांच की छड़ है, ये भी कांच की छड़ है। इसको रेशम से रगड़े, इसको भी रेशम से रगड़े। ठीक है ना। ये पक्का हो गया, समझ में आ गया। दोनों को किससे रगड़ दिए हैं? रेशम से। दोनों किसकी छड़ें हैं? कांच की छड़ें हैं। एक को अब धागे से लटका दिए, और जब इस छड़ को हम इसके पास ले जाते हैं तो ये इस छड़ से क्या होने लगती है? दूर भागने लगती है। तो पहला प्रयोग ये किया। फिर दूसरी बार क्या किया कि फिर से 2 छड़ लिया, और इस बार वो छड़ किसकी थी? प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक की छड़ों को भी वो रेशम से पहले क्या किया? रगड़ा। और रगड़ने के बाद क्या किया कि एक प्लास्टिक की छड़ को टंगा दिया ऐसे धागे से, रेशम के ही धागे से, और दूसरी प्लास्टिक की छड़ को उसके पास ले जाता है। तो फिर भी वो क्या करती है? भागती है। फिर एक काम किया कि एक बार प्लास्टिक की छड़ ले लिया और एक बार किसका? कांच। 2 छड़ ले रहा है, लेकिन इस बार कैसी कैसी छड़ ले रहा? अलग अलग ले रहा। एक बार कांच की और एक बार प्लास्टिक की। तो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने के बाद धागे से टंगा दिया, और उसको टंगाने के बाद दूसरा जो प्लास्टिक का छड़ है उसको रेशम से रगड़ा, और जब उसको पास ले जाता है तो वो क्या हो रहा था? चिपक रहा था। इससे ये पता चला कि यार कांच में जो छड़ आता है वो अलग तरह का है, और जो प्लास्टिक में छड़ आवेश आता है वो अलग तरह का है ना। एक ही वस्तु में समान तरह के आ सकते हैं कि कांच में एक जैसा था तो दूर भाग रहा था, प्लास्टिक में एक जैसा था तो दूर भाग रहा था। लेकिन जब हम प्लास्टिक और कांच लिए तो एक दूसरे को क्या करा? खींच रहा था, चिपक गया ऐसे, है ना, आकर्षित कर रहा था। तो इससे अंदाजा लगाया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो क्वेश्चन आ जाए कि आप कैसे सिद्ध करोगे कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं? तो पहले क्या करोगे आप? कांच की 2 छड़ें लेना है, फिर क्या करना है? हाँ, रेशम से रगड़ देना है। फिर हाँ, एक कांच की छड़ को धागे से लटका देना, फिर हाँ, दूसरी कांच की छड़ को उसके पास ले जाना है। तो वो छड़ उससे क्या होती है? दूर भागती है। ठीक है। अगली बार यही काम करना है, लेकिन प्लास्टिक के साथ। इस बार वो चिपक रहे हैं कि दूर भाग रहे हैं? नहीं, प्लास्टिक में भी क्या भाग रहे हैं? दूर भाग रहे हैं। ठीक है। लेकिन जब हम प्लास्टिक और कांच लेते हैं तब क्या होते हैं? चिपकने लगते हैं। यदि दोनों में समान तरह के आवेश आते तो दोनों को भी दूर भागना था। जैसा कांच में आया वैसे प्लास्टिक में आया होता तो दोनों क्या होते? दूर भागते। लेकिन दूर भागने की बजाय वो क्या हो गए? चिपक गए। इससे क्या पता चला? आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के।
ये तो पता चल गया कि आवेश दो प्रकार के हैं, पर अब ये हुआ कि नाम इसका क्या रखा जाए यार। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका नाम रखा, एक का नाम ऋणावेश और एक का नाम धनावेश। कोई इसके पीछे साइंस नहीं है ना। वो ऐसे मान लिया कि चलो यार एक में जो आवेश आया उसको धनावेश बोल देते हैं, एक में जो आवेश आया वो कैसा होगा, ऋणावेश। ये कोई परंपरागत तरीका है, कोई उसका रूल नहीं है, कोई साइंस नहीं है उसके पीछे, बस उसका क्या रखा गया है, नाम। तो अब बोला कि एक हमारे पास कांच की छड़ थी, एक प्लास्टिक की थी। और मैं उस दिन बताया था कि प्लास्टिक जो होता है दो तरह का होता है, एक नेचुरल भी होता है जिसको हम एबोनाइट कहते हैं, रबर के पेड़ से रबर को हार्ड करके जो बनाते हैं वो क्या कहलाता है, एबोनाइट कहलाता है। जैसे कंघे हैं, पेन है, जनरली पुराने समय में जो पेन और कंघे बनते थे वो एबोनाइट से बनते थे, नेचुरल रबर से बनते हैं। आजकल तो प्लास्टिक कास्टिक से भी बन जाते हैं, जो नेचुरल नहीं है उन चीज़ों से भी बन जाते हैं। ठीक, तो उसने नाम दिया, एक का नाम ऋणावेश और एक का नाम धनावेश। कैसे नाम दिया कि यदि हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो जो आवेश किसमें आएंगे, कांच की छड़ में, उसे क्या कहा जाएगा, धनावेश। तो धनावेश की परिभाषा समझ में आई। अच्छा, एक चीज और है कि जब आप इसको रगड़ते हो, जैसे मान लो ये रेशम का ही कपड़ा है और ये क्या है, कांच की छड़ है, यदि मैं इसको रगड़ूंगा तो आवेश इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, आवेश दोनों में आएगा, कांच में भी आएगा और रेशम में भी आएगा। तो किसके आवेश को धनावेश कहा जाएगा, कांच के आवेश को। जो कांच में आ गया उस आवेश को हम क्या बोलेंगे, धनावेश। और जो उसमें आएगा इसको धन मान रहे तो ऑटोमेटिक दूसरे वाले में उसका विपरीत ही आएगा, क्या आएगा, ऋणावेश। लेकिन वो ऋणावेश की परिभाषा में नहीं रखा गया है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो मैं पूछूं कि आवेशों का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और अक्सर एग्जाम में क्या होता है, ये जब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है और इसमें हम जब थोड़ा बहुत भी स्पेलिंग गलत कर दिए, अब यहाँ फ्रैंकलिन है लेकिन इसको हम कहूँ फ्रैंकलैंड लिख देते हैं, फ्रैंकलिन लिख देते हैं, फ्रैलिन लिख देते हैं, तब फिर नंबर नहीं मिलता है ना। तो हाँ, बेंजामिन हो गया, यहीं पर बेंजामिन हो गया था, क्या, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो जब छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं तो उनकी स्पेलिंग भी देखी जाती है कि कुछ मिस्टेक ना हो। तो इसका नाम भी एक बार लिख के देखना है। बोलते तो हैं लेकिन बोलते बोलते वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है ना। और ये हाल होता है, एक व्यक्ति जो है ससुराल गया था अपने घर में, वहाँ तो खिचड़ी खाया, अपनी उसकी सास जो है खिचड़ी बना दी और पहली बार खाया तो उसको बड़ी मीठी लगी। तो बोला इसको जाके मैं, इसी की तो बेटी है, मतलब उसकी पत्नी उसके सास की बेटी ना कहलाई, उससे बनवाऊंगा। तो बोले यहाँ से याद करता हूँ। याद करते करते खिचड़ी 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 बोलते बोलते वो खाचड़ी हो गया। तो बरसात में क्या धान वान बोते हैं, और जब धान बोते हैं तो लोग चिड़ियों को उड़ाते हैं क्योंकि धान को चिड़िया खाती हैं। अब यहाँ से बोल रहा खाचड़ी, वो जो उसका मालिक है बोल रहा उड़ चिड़ी। भाई उसको चिड़िया को क्या करना है, उड़ाना है। और इसको चिड़िया ये तो याद कर रहा था खाचड़ी, उसको डांटा कि तुम खाचड़ी क्यों बोलते हो, मैं बोलता हूँ उड़चिड़ी, तुम बोलते हो खाचड़ी, बेवकूफ बनाते, उड़चिड़ी बोलो। अब वो यहाँ से याद कर रहा उड़चिड़ी उड़चिड़ी उड़चिड़ी, याद करते करते यहाँ से चला गया। तो फिर क्या मिला, एक जो है एक जो चिड़ियों को पकड़ने वाला था, है ना, चिड़ियों को पकड़ता था, जाला रखा था। अब यहाँ से बोलते जा रहा है क्या, उड़चिड़ी उड़चिड़ी। अब वो चिड़ियों को क्या कर रहा है, जाले के अंदर पकड़ रहा है। तो बोले यार तुम गलत बोल रहे हो, हाँ फंस चिड़ी बोलो तो भी। अब यहाँ से जाते जाते वो बोलता है फंस चिड़ी। अपनी वाइफ को बोलता है यार तुम्हारे घर गया था तो एक ठो चीज बनाई थी तुम्हारी माँ, वो बड़ी अच्छी लग रही थी, फंस चिड़ी कहते उसको, फंस चिड़ी बनाओ। बोले ये क्या होता, मैं तो कभी सुनी नहीं हूँ फंस चिड़ी। अब जमाना तो फोन का था नहीं, फोन करके पूछ ले। ठीक है, तो उसकी थोड़ी लड़ाई झगड़ा होने लगा, दोनों में मारपीट होने लगी कि तुम काहे नहीं बनाती हो। तब वो बोली लास्ट में तुम तो मारते मारते मेरे को खिचड़ी कर दिए हो। तब बोली तो वही तो बोल रहा था खिचड़ी बनाओ। ऐसा हो जाता है। ठीक, तो यही हाल है कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, तो ये बदलते बदलते, अभी फर्स्ट चैप्टर पढ़े ना, लास्ट पहुंचते पहुंचते पता नहीं कुछ और बदल जाएगा, और जब और बदल जाएगा तो सारा मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन अब यहीं से पूछता है कि आवेशों का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया, किस वैज्ञानिक ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। क्लियर हो गया। अब क्या नामकरण दिया, एक का नाम क्या रखा,
धनावेश। ठीक है, इसको लिख ही देता हूं। एक का नाम क्या हो गया? धनावेश, और दूसरे का नाम क्या हो गया? ऋणावेश। ठीक, तो धनावेश किसे कहा? कांच की छड़ को किससे रगड़ना है? हाँ, कांच की छड़ को किससे रखेंगे? रेशम में। तो जो कांच में आवेश आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? धनावेश। क्लियर हो गई परिभाषा? क्या करना है? कांच की छड़ को रेशम में रगड़ना है, जो आवेश कांच में आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? धनावेश। ठीक, अब दूसरा उसको परिभाषा देना था ऋणावेश वाली। ऐसी चीजों को देखा जो उसमें आसानी से मिल जाए, जिसको आप बता सको। तो उसने क्या किया इस बार? एबोनाइट ले लिया, और एबोनाइट को किस में रगड़ा? फर में। और ये मैं दोनों चीज समझा चुका था यार। एबोनाइट क्या था? हार्ड रबर, प्राकृतिक रबर था। कच्चा रबर को थोड़ा सा हार्ड कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एबोनाइट। वो प्लास्टिक जैसे ही दिखता है लेकिन वो प्राकृतिक प्लास्टिक है। ठीक, और दूसरा क्या कहलाया? फर। फर क्या था? हाँ, ये जो मुलायम बाल है। अभी मैं बोलूं कि इस पेन को ऐसे रगड़ रहा हूं तो ये पेन है एबोनाइट की, ये फर हो गया, है ना। तो एबोनाइट को किससे रगड़ रहे हो? फर से रगड़ रहे हो। तो जो एबोनाइट की छड़ में आवेश आ जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? ऋणावेश कहेंगे। तो जो एबोनाइट में आएगा, है ना, वो कैसा हो जाएगा? ऋणावेश, और इसमें क्या हो जाएगा? धनावेश। परिभाषा समझ में आ गई? अब इसके नाम रखने का क्या कारण था यार? धनावेश ऋणावेश ही कह रख दे, गुल्लू मुल्लू रख देते, कुछ भी करके कोई दूसरा नाम रख देते। नाम तो रखना ही था, है ना। तो इसका नाम रखने का कारण ये था कि यदि हम ऋण आवेश को और धनावेश को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा यार? जीरो हो जाएगा। तो उसने चेक किया कि जब हम कांच की छड़ को प्लास्टिक की छड़ से जोड़ देते हैं तो उनका आवेश धीरे धीरे में क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। माने गणित जैसे काम हो गया। तो वो हिसाब लगा कि यार यदि +4 को -4 से मिला देंगे तो क्या होता है? शून्य, है ना। तो अंदाज लगाया कि यार कांच में धनावेश था, एबोनाइट में ऋणावेश था, इनको जोड़े तो आवेश खत्म हो गया। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर एक में धन वाला कुछ होगा और एक में ऋण वाला होगा। गणित लगा दिया यहाँ, इसलिए गणित के हिसाब से उसने नाम रख दिया क्या? ऋणावेश और धनावेश। तो यहाँ पर यह है कि ऋणावेश और धनावेश मिल करके उदासीन हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम ये रखा। उदासीन का मतलब न्यूट्रल हो जाना, शून्य हो जाना। तो अब आपसे कोई पूछे कि बेंजामिन ने नाम तो रखा धनावेश ऋणावेश, हम जानते हैं 8वीं में पढ़ा दिए थे कि 2 प्रकार का आवेश होता है, धनावेश ऋणावेश, लेकिन ये नहीं बताए थे कि काहे होता है। तो क्यों? कि धनावेश और ऋणावेश मिलकर के क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं, एक दूसरे के आवेश को समाप्त कर देते हैं। तो उदासीन थोड़ा कम समझते होगे, न्यूट्रल ज्यादा समझते हो, न्यूट्रल हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा। और आवेश के जिस गुण से हम अंतर करते हैं उसको ध्रुवता बोलते हैं, इसको ध्रुव ही बोल देते हैं, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव, ऐसा भी आवेश में बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या यही 2 ठो होंगे यार कि कांच और एबोनाइट के अलावा किसी में धनावेश नहीं आता होगा, किसी में ऋणावेश ना आता होगा? ठीक, तो फिर एक जो है एक सीरीज बनाई गई कि किसमें धनावेश आ सकता है, किसमें ऋणावेश आ सकता है। वो पदार्थ पर निर्भर करता है। कोई जरूरी नहीं है कि कांच में हमेशा ऋणावेश आए और एबोनाइट में हमेशा, कांच में हमेशा धनावेश आए और ऋणावेश एबोनाइट में आए। वो बदल भी सकता है, क्योंकि जब आप फर से रगड़ते हो तब उसमें क्या आता है? ऋणावेश। लेकिन यदि किसी अन्य चीज से रगड़ोगे तो उसकी जो है आवेश की स्थिति बदल जाएगी। ये जो है सीरीज लिखी हुई है, ये रबर, प्लास्टिक, एबोनाइट, अंबर, रेशम, ऊन, फर, कांच, इन सब की मैं चर्चा कर चुका था जो आपके चैप्टर में। और भी बहुत सारी लंबी श्रेणी है आजकल। ये सभी कुचालक पदार्थ हैं। कुचालक पदार्थ में क्या होता है कि आवेश बहता नहीं, जहां का तहां रहता है। जैसे मान के चलो इसको मैं घिसूं ऐसे और इसमें देखूंगा आवेश, तो आवेश इधर बह करके मेरे हाथ वहां से कहां चले जाएंगे? जमीन में। ठीक है, लेकिन यदि मैं इसको घिसूं तो इसमें बहने का सिस्टम ही नहीं है यार, इसके भीतर इलेक्ट्रॉन है, बहाने वाला नहीं है। कोई गाड़ी बैल, माने क्या कहना चाहिए, पेड़ जैसे, पेड़ जहां खड़ा है वहीं खड़ा रह जाता है, ऐसे सिस्टम ये है। इसमें इलेक्ट्रॉन चलता नहीं, आवेश चलता नहीं, किसमें? अधातु में, कुचालक में। तो जनरली ये कितने कैसे पदार्थ होते हैं? सभी कुचालक होते हैं, है ना। और इसमें आवेश जहां रख दो वहीं का वहीं रखा जाता है। बड़ा ईमानदार है, बेईमानी नहीं करता है, कहीं इधर उधर आपका ये जो भी रखोगे वो भटकेगा नहीं, जहां रखोगे वहीं रहा जाएगा। ठीक,
क्लियर हो गया। अभी मैं कल उस दिन बोल रहा था कि अपने इसको बाल को ऐसे ऐसे इसको रगड़ करके कागज के पास ले जाओ तो कागज इसमें क्या हो रहा था, चिपक रहा था। मैं बोला यार इधर रख लो, इधर से चिपका लो, चिपकेगा? क्योंकि आवेश तो इधर ही आएगा, जहां आया है वहीं है, वो उधर ना जाएगा। आवेश जहां आता है वो भागता नहीं है, वहीं पर फिक्स हो जाता है। ठीक, तो क्लियर हुआ इतना। और इसमें मैं बताया था रबर कहाँ मिलती है, दुकान में पेड़ में रबर का पेड़ होता है। ये जो रबर है ये पेड़ वाली रबर है, ठीक है ना। अच्छा, प्लास्टिक पेट्रोलियम वाले पदार्थों से मिलता है। जब पेट्रोल डीजल ये सारा उड़ जाता है ना तो नीचे जो कचरा बनता है, ठीक, उसी से हम क्या बना लेते हैं, प्लास्टिक बना लेते हैं। और एबोनाइट यही रबर है, बस उसको थोड़ा सा कुछ मिला करके उसको हार्ड कर देते हैं, मजबूत कर देते हैं, ठीक है। अंबर बताया था, ये पेड़ों की क्या होती है, गोंद होती है, चिपचिपी पदार्थ है। ये बहुत समय जब पड़ी रहती है तो एक कठोर पत्थर जैसे हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अंबर। रेशम को बता दिया था, इसी में दिखाया था रेशम का क्या होता है, कीड़ा। तो रेशम के कीड़ा से हम क्या बना लेते हैं, उसका ककून बनता है, ककून को पिघलाते हैं, घोलते हैं, धागा बनाते हैं, तब जाके क्या बनता है, रेशम बनता है, ठीक है। और ये क्या है, ऊन। वो भेड़ का टकला करना दिखाए थे वो, है ना, तो वो क्या कहलाता है, ऊन। और ये फर, ये तो फर ही फर है, यहाँ जितने देखो तो ये फर हो गया। और कांच किससे बनाते हैं, रेत से बनाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर लिखा है निगेटिव, यहाँ पर लिखा है क्या, पॉजिटिव। इसका मतलब अब समझो, देखो जो इस साइड है वो धनावेश वाला है, और जो इस साइड रहेगा वो कैसा है, ऋणावेश वाला। देख लेते हैं, देखो मान लो मेरा मन पड़ा कि मैं रबर को किससे रगड़ दूं, एबोनाइट से, तो रबर में कैसा आएगा, ऋणावेश। और एबोनाइट उधर है, कैसा आएगा, धनावेश, ठीक है। चलो तो अब बताओ यहां से यदि प्लास्टिक और एबोनाइट को रगड़ा जाए तो ये देख लेना है, जो इधर होगा उसमें क्या होगा, ऋण, और जो उधर होगा उसमें क्या है, धन। तो एबोनाइट में बोले इसमें क्या आएगा यार, ऋण। ये प्लास्टिक है ना, इधर आएगा, इसके इधर है तो ऋण, और इसमें क्या हुआ, पॉजिटिव, ठीक है। अब जो है पासा पलटते हैं, क्योंकि परिस्थितियां एक जैसे नहीं रहती, कभी अच्छा समय आता है, कहीं बुरा समय आता है। ये धन वाला भी माइनस में चला जाता है, कंगाल हो जाता है, नोकिया वाले कंगाल हो गए। यहाँ पर देखो, अब यहाँ एबोनाइट को अंबर से रगड़ दें, अब बताओ एबोनाइट में तो धन था यार, अब क्या हो जाएगा, माइनस, और इसमें क्या हो जाएगा, प्लस। समझ में आ रहा है। तो ये पदार्थ पर निर्भर करता है कि आप रगड़ किससे रहे हो, जिससे आप घर्षण करते हो उसकी स्थिति पर रहता है कि हमेशा उसमें एबोनाइट में, अभी हम बोले कि एबोनाइट में क्या आया था, ऋणावेश। तो एबोनाइट में ऋणावेश तब आया था जब आप फर से रगड़े थे, एबोनाइट को रबर से रगड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा, ठीक। तो आपको यही भर नहीं बताना कि एबोनाइट में जो आवेश होता है वो ऋणावेश है, यहाँ तो फिर आधा खा लिए आप, खाना नहीं है, आपको ये भी बताना कि किससे रगड़ना है, ठीक है। अच्छा, तो चलो यार आगे और बात करते हैं। अब यहाँ पर प्लास्टिक रेशम का जोड़ा बताओ। अच्छा, प्लास्टिक में ऋणावेश, रेशम में धनावेश। चलो यार जल्दी समझ लिए, होशियार हो सब लोग। अब यहाँ पर ये फर और कांच को, फर में क्या, ऋणावेश, इसमें क्या, धनावेश। अब क्या करते हैं यार, फर और ऊन से रगड़ देते हैं, तो ऊन में ऋणावेश और जिसमें ऋण था वो क्या हो गया, धन हो गया। इस तरह से स्थितियां बदल जाती हैं, समझ में आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर आपको देखना है कि धनावेश का मतलब ये नहीं कि हमेशा उसमें धन ही रहेगा, ऋणावेश का ये मतलब नहीं कि उसमें हमेशा ऋणावेश रहेगा। इसके कांच के आगे भी और पदार्थ आ गए हैं आज की, वो अभी सिलेबस में आपके नहीं, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। तो कांच में भी ऋणावेश हो सकता है, बस कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आप उसका घर्षण किससे करा रहे हो, ठीक। अब इस पूरे मामले में आपको दो चीजें समझना है कि आवेश की खोज किसने की, बेंजामिन, बोलो तो फ्रैंकलिन, है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन। खाली स्थान में भरने के लिए आता है, टेस्ट वाला भी होशियार है कि ये वाला जो है ऑप्शन में दे देंगे तो सही करेंगे, और फिल इन द ब्लैंक्स कर देंगे तो गलत करेंगे, कुछ कुछ और लिख देंगे, ठीक है। ऐसा क्लियर हुआ। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कौन कौन से, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश किसे कहेंगे,
हाँ, कांच की छड़ को रेशम से, कोई जरूरी नहीं छड़े रगड़ना है, आप प्लेट भी रगड़ सकते हो, आईना भी रगड़ सकते हो, कांच भर होना चाहिए, पर यहाँ कांच की छड़ा, कांच का कोई सामान होना चाहिए। ठीक है, तो कांच में कैसा आएगा? धनावेश। और ऋणावेश क्या कहलाया? हाँ, एबोनाइट की। धनावेश और ऋणावेश नाम क्यों रखा उसने? हाँ, क्योंकि दोनों वस्तुओं को यदि धनावेशित वस्तु को ऋणावेशित वस्तु के साथ मिला दिया जाए तो वो क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि यार आवेश उत्पन्न कैसा होता है यार? कौन है इसका माई बाप, फादर मदर कौन है इसके? कहाँ से निकलता है ये? पता चला कुछ? कैसे कैसे आता है? रगड़े और आवेश आ गया। तो ढूंढते हैं, इसका पता लगाते हैं, तो थोड़ा सा आप केमिस्ट्री में पहुंच जाते हैं, रसायन शास्त्र में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो सोडियम का नाम सुने हो? अच्छा, नहीं सुने हो? सुने हो? अच्छा, कितना परमाणु क्रमांक होता है यार? 11। ठीक है, तो सोडियम में परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 11। परमाणु क्रमांक माने इलेक्ट्रॉनों की संख्या की प्रोटॉनों की संख्या है? गड़बड़ हो गया मामला यार। परमाणु क्रमांक माने प्रोटॉनों की संख्या, उसी से पहचान होती है। प्रोटॉन की संख्या कम ज्यादा हो जाएगी तो परमाणु बदल जाएगा, लेकिन जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो चलिए, इसकी पहली कक्षा में ज़्यादा जगह नहीं है, 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और या भी एक रह सकता है। एक रहता है तो राजा होता है, जैसे हाइड्रोजन है ना, वो राजा एलिमेंट है, कहीं भी फिट हो जाता है। और जो दूसरे वाले में है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कितने बन गए यार? ये हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और लास्ट में क्या रहेगा? 1 रहेगा। ठीक है, अब क्या होता है, इस परमाणु में 2 भाग होते हैं। एक होता है नाभिक, जो इसका सेंटर वाला भाग है वो क्या कहलाता है? नाभिक। और जो बाहर वाला है ये इलेक्ट्रॉन की क्या है? कक्षाएं। ठीक है, तो जब हम इसको रगड़ते हैं ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बहुत ताकत से नहीं बंधे रहते हैं, है ना, आराम से बंधे रहते हैं। जैसे मैं ये लिखा और ये मिटा दिया, मिट गया, तो क्या ये निकला? बोर्ड इससे निकल आया? ये हरा हरा तो नहीं निकल रहा, क्योंकि हरा वाला ताकत से बंधा है और ये वाला उससे ताकत से नहीं बंधा था। ठीक है, अब दीवार को ऐसे में बोलूं कि निकला, तो नहीं निकल रही, वो दीवार तो नहीं निकल रही। क्यों? क्योंकि वो ताकत से बंधी हुई है। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो हल्के बंधे हुए हैं, तो इससे प्रोटॉन ना निकलेंगे क्या? अच्छा, अभी इसमें कुछ आवेश है क्या? कुछ आवेश है क्या? इसके भीतर भाई प्रोटॉन कितने हैं? 11। प्रोटॉन कितने हैं? कैसा आवेश होता है प्रोटॉन में? धन। तो +11 हो गया। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मिला के कितने हैं? 11। कितने हो गए? -11। कुल आवेश कितना है? 0। तो कोई भी परमाणु शुरू में कैसा होता है? उदासीन, कुछ नहीं होता आवेश उसके पास। क्यों नहीं होता? वही पूछेगा, वो मैं पूछ रहा हूं, बताओ भला क्यों नहीं होता? यहाँ कुछ लिखा हुआ है। हाँ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, इसलिए ये कैसा हुआ? उदासीन। समझ में आ गया? तो पहला क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि परमाणु होता कैसे है? खाली धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन, और ये परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। अब अलग से पूछ देता है 1 नंबर में कि ये उदासीन क्यों होता है? हाँ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या ये बराबर होती है, इसलिए कैसा होता है? उदासीन। तो प्रोटॉन में धनावेश होते हैं और इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होते हैं, उतने ही धनावेश उतने ही ऋणावेश। गणित लगाना है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब तीसरा ये है कि क्या प्रोटॉन को निकाल सकते हैं?
परमाणु को, इलेक्ट्रॉन को क्या आसानी से रगड़ के निकाल सकते हैं? काहे नहीं निकाल सकते भाई? हाँ, अब देखो इसका मसला समझते हैं यार। एक तो ये बेचारा भीतर घुसा है ना। मैं बोले यार मुझे काटो छीलो, तो पहले तो मांस काटोगे ना, बाद में हड्डी पास पहुंचोगे। हड्डी मान लो हमारी क्या है, ये है नाभिक, है ना, और कठोर भी है। ये तो फट से कट जाएगा, हड्डी नहीं कटेगी मजबूती से। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मजबूती से बंधे होते हैं। इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन होते हैं। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन, मजबूती से बंधे होते हैं, ठीक है, और अंदर होते हैं, इसलिए इनको निकालना कठिन होता है ना। इसको निकालना क्या होता है? कठिन। लोग तिजोरी में पैसा रख देते हैं, भले खुद मर जाए, यहाँ सोते हैं वहां तिजोरी में पैसा रख देते हैं। पहले वो आएगा तो उसी को मार देगा ना, बाद में ढूंढता रहेगा कि वो खुलेगी कि नहीं खुलेगी, बाद में देखेंगे, वो अंदर का मामला है, ठीक है। तो यहाँ जो है, अब मैं क्वेश्चन पूछूं कि प्रोटॉन को निकालना कठिन क्यों होता है, तो क्या बोलोगे? हाँ, एक तो ये प्रबल बंध द्वारा बंधे होते हैं, पहला क्या हो गया, और दूसरा ये नाभिक के अंदर होते हैं, इसलिए इसको निकालना कठिन होता है ना, ठीक है। और इसके लिए निकालना हो तो सूर्य भगवान के पास जाना पड़ेगा। वहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, 1,00,000 केल्विन के आसपास है। इतने टेम्परेचर पर जो है ये प्रोटॉन जो है निकलते हैं। जैसे परमाणु बम होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की अभिक्रिया होती है, वो प्रोटॉन की अभिक्रिया होती है। नाभिकीय बम होता है, इसमें प्रोटॉन की अभिक्रिया होती है। सूर्य है, उसमें प्रोटॉन की अभिक्रिया होती है। जहाँ बहुत ताकत की जरूरत पड़ती है वहाँ होती है। ऐसे रगड़े तो प्रोटॉन न हो निकल के भागा आएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बेचारा बाहरी कक्षा में है, और दूसरा दुर्बल बंध द्वारा कोई इसको ज़्यादा खींचे भी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है? आसान, ठीक है। जब वहाँ पर मान के चलो, जब राजा होता था ना, तो राजा को जो सैनिक हैं 3-4 तरह से घेरते थे। मतलब एक घेरा लगता था सैनिकों का, फिर दूसरा घेरा, फिर तीसरा घेरा, फिर चौथे में किला होता था। किले के भीतर फिर फौज लगी रहती थी, फिर राजा बीच में बैठा रहता था। तो कोई दुश्मन आएगा तो सीधन राजन के पास थोड़ी ना घुस जाएगा, वो पहले तो किनारे से घुसेगा, तो वहीं से निपटते निपटते तब यहाँ बहुत ताकत, आधे सैनिक उसके भी मरेंगे, इसके भी मरेंगे, तब जाके यहाँ पर कुछ घुस पाएगा। बस यही हाल है कि यहाँ पर बाहर के जो सैनिक हैं या बाहर के इलेक्ट्रॉन है, निकालना क्या है? आसान, ठीक है। तो चलो हम रगड़ ही दिए, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग खड़ा हुआ इसको छोड़ करके, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। गणित लगाओ यार, गलत हो गया। गणित लगाओ, और कुछ नहीं लगाना, दिमाग नहीं लगाना, गणित लगाना। -10 में 11 जोड़ दो, ये +1 आएगा। 11 में 10 घटाते हैं, बड़ी में छोटी घटाते हैं, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। तो 11 में 10 घटाओगे तो 1 आएगा, बड़ी संख्या है तो +1 आ गया। तो पुराने समय बोले ये भर बोल दिए, एक ठो इलेक्ट्रॉन निकल गया इसलिए प्लस आ गया, इसलिए प्लस नहीं आया, प्रोटॉन ज्यादा हो गए। प्रोटॉनों की संख्या इससे ज्यादा ना इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकालने से प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाती है? ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए वहां पर जो है धनावेश आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया? धनावेश। अब इसका एक बहुत पुराना साथी है जिसको क्लोरीन कहते हैं, सोडियम से बड़ा रिश्ता है ना इसका, पूरे समुद्रों में इन्हीं के साथ रहता है वो क्लोरीन। सोडियम क्लोराइड बनता है, नमक, ठीक। उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते? कौन चित्र बनाए यार, काहे बनवाते हो बार बार? ऐसा लिख देता हूँ, क्लोरीन में कितने होते हैं? 17। ये हो जाएगा 2, 8, 7। इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 17। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17, ठीक। बाहरी कक्षा में कितना होना चाहिए? 8, ठीक। आदमी तब तक परेशान होता है जब तक कि वो जो चाहता है वो पूरा ना हो जाए, है ना। ये भी चाहता है कि मेरी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 हो जाते तो मैं भी जो है ब्रह्मा जी बन जाता है ना, मेरे कभी कुछ न लेना देना कुछ ना होता है इससे। तो ये क्या करता है, 7 तो छोड़ नहीं सकता यार, बड़े घाटे में जाएगा, एक किसी से मांग ले, ठीक। तो इसको क्लोरीन जो छोड़ा है ना उसी को ले लेता है, तो इसमें एक इसको मिल जाता है। क्या मिलता है? प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन नहीं आ जा सकता, है ना, बेचारी की जिंदगी बहुत खराब है, पेड़ जैसे। ये हो गया 17, एक कितना हो गया? 18। तो यहाँ प्लस कितने हो गए? 17, 18। ये माइनस में होंगे ना, इलेक्ट्रॉन माइनस में होते हैं, तो कितना आया?
-1, तो इसमें क्या हो गया, ऋणावेश। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन के आने जाने से ही कोई वस्तु क्या होती है, आवेशित होती है। जैसे सोडियम से इलेक्ट्रॉन गया तो सोडियम में क्या आ गया, धनावेश, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए उसमें क्या आ गया, ऋणावेश आ गया। तो अब क्वेश्चन ये है कि आवेश के उत्पत्ति का सिद्धांत क्या था, एक लाइन में बताना है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, यदि इलेक्ट्रॉन न आए जाए तो आवेश न आए होंगे। जैसे हम लकड़ी को इसको बाल में घिसे, आपके ना घिसूंगा, आपके बाल तो खराब हो सकते, मेरे तो वैसे खराब है, कटवा लूंगा अभी जाके। तो ये देखो, यदि इसको घिस लेंगे तो इसमें आवेश नहीं आएंगे। ठीक है, भले कुचालक, ये नहीं समझना है कि हर कुचालक में आवेश आ जाते हैं, कुछ के इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज़्यादा ताकतवर में भी बंधे होते हैं। तो यदि इसमें आवेश नहीं आए, माने इसके इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर नहीं हुए। ठीक है, तो चलो अब लास्ट में इसकी समरी कर देते हैं, है ना। अब यहाँ था इलेक्ट्रॉन के उत्पत्ति का या आवेश की उत्पत्ति का सिद्धांत। परमाणु कैसा होता है, उदासीन। पहली लाइन में यही लिख देना, परमाणु क्या होता है, क्यों होता है, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो समान होती है। फिर दूसरा लिखना है कि प्रोटॉन को क्यों नहीं निकाल सकते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं और प्रबल बंध द्वारा बंधे होते हैं। फिर किसको निकाल सकते हैं, क्यों निकाल सकते हैं, दुर्बल बंध से बंधे होते हैं, बाहरी कक्षा में होते हैं। दो चीजें, एक तो बाहर है बेचारा, कोई सिक्योरिटी नहीं है उसके पास, और दूसरा वो दुर्बल बंध से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब चौथे में हमको क्या लिखना है कि कब धनावेशित होगा, कब ऋणावेशित होता। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है किसी से तो वह धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन का निकलना या त्याग करेगा कोई तो क्या हो जाएगा, धनावेशित, और जो ग्रहण करेगा वो क्या होता है, ऋणावेशित। ठीक है, तो इसका फाइनल निष्कर्ष क्या हुआ कि आवेशों की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब कुछ डाउट हो आउट करो जल्दी से, कुछ समझ में नहीं आया तो वो बताओ। ठीक है, तो थोड़ा, हाँ बिल्कुल, इनमें भी आवेश निकलते हैं, लेकिन इतनी कम मात्रा में निकलते हैं कि हमको पता भी नहीं चलता। और दूसरी बात यह है कि इसको रगड़ करके आप कागज के पास ले जाओगे तो नहीं चिपकेगा, क्योंकि हमारा शरीर चालक होता है, ये कुचालक नहीं है। तो ये आवेश पूरे शरीर में बट गए, मान लो 10 ठो हैं तो बेचारे एक ठो यहाँ पता ही ना चलेगा। और इसमें है, इसमें करेंगे तो यदि 10 बने तो 10 इकट्ठे न रहेंगे, इकट्ठा का जोर ज्यादा रहता है ना। मैं बोलूं कि यार ये जो है इस सोफा को उठा के फेंक दो, तो अकेले के बस की बात नहीं है, लेकिन सब लोग मिलोगे तो फेंक जाएगा। बस यही हाल है कि जब हाथ से रगड़ते हैं तो आवेश हमारे शरीर में फैल जाते हैं, कम कम हो जाते हैं, इसलिए वो उतना इफेक्ट नहीं दर्शाते हैं। लेकिन जब हम इनमें कुचालक पदार्थों में करते हैं तो आवेश इकट्ठा रहते हैं और अपनी ताकत को दिखाते भी हैं। ठीक, नहीं हमेशा नहीं आता, ऐसा लगता है। ये जब हवा के संपर्क में आता है तो वो हवा में आवेश क्या हो जाता है, लीक कर जाता है। कुछ देर बाद वो आवेश क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हवा में भी आवेश जाता है, बस इतना जल्दी नहीं जाता, धीरे धीरे जाता है। जैसे अभी नमी वाला मौसम है और आप इसको घिसो, मैं बहुत सिखाया कि इसको बाल में घिसना, कागज के पास ले जाना, अब बोले सर चिपका ही नहीं रहा है। तो मौसम को देख लो ना यार, नमी आ गई तो जल्दी से आवेश भाग खड़े हुए, अच्छा है ना। नहीं, बिना तेल के, वो तेल वाला नहीं चिपकाना है, बिना तेल वाला ऐसे ही सूखे बालों में जब करो। हाँ नहीं, सूखे बालों में होता, तेल वालों में नहीं होता। तेल वाला में तो नकली वाला कर रहे हो फिर वो। ठीक है, तो ठीक है, बस आज इतना ही। आप लोग जा सकते हैं, मुझे थोड़ा स्टेशन तक जाना है, फिर मिलेंगे कल।